गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वितान का जो हमारा चौथा अध्याय है, डायरी के पन्ने, इस पाठ का हम लोग सारांश जो है वो हम लोग आज संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। यह जो पाठ है वो एन फ्रैंक जी द्वारा रचित है। यह डायरी डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद यह डायरी जो है द डायरी ऑफ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ यंग गर्ल शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस डायरी में जो है इतिहास के सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के रूप में इसे जाना जाता है। इसमें एक किशोरी ने अपना जीवन का जो पूरा अनुभव है वो पूरा अनुभव इसमें बड़े ही अच्छे ढंग से जो है वह अभिव्यक्त किया है। 1945 में नाजियों के यातना गृह में जो है एन फ्रैंक की मृत्यु हो गई थी। इनका जो जन्म है 12 जून 1929 को हुआ था। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। और ये जो डायरी है ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई डायरी में से एक है। इसका प्रकाशन 1947 में करवाया गया था और इस डायरी पर आधारित इस डायरी का जो कथानक है, इस कथानक को लेकर के अनेक प्रकार के फिल्मों का, नाटकों का, धारावाहिकों का इत्यादि का जो है वह निर्माण किया जा चुका है। इसकी जो स्टोरी है वह कुछ इस प्रकार है। डायरी लेखन क्या होता है? डायरी में व्यक्ति जो होता है वह अपने स्व अनुभूतियों का वह आत्म प्रकाशन करता है। जो भी उसके जीवन में जो भी उसके अनुभव होते हैं, चाहे वो कड़वे हों चाहे मीठे हों, सभी अनुभव को वह डायरी के माध्यम से वह प्रकाशित करता है या डायरी के माध्यम से वह लिखता है। इसमें एन फ्रैंक ने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय हॉलैंड पर जर्मनी का जो है अधिकार हो गया था और उस समय हॉलैंड पूरी तरह से जर्मनी के कब्जे में था। और ऐसे समय में यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण, जर्मनी का चूँकि शासन था, तो जर्मनी के शासन के कारण यहूदियों को जो है अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी। अकल्पनीय, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी यातनाएं उनको सहनी पड़ी। उसमें तरह तरह के कष्ट थे। उन्हें किस प्रकार अपने जीवन रक्षा करने के लिए अज्ञातवास में, गुप्त तहखानों में जा कर के छिप करके अपने जीवन की उन्होंने रक्षा की। इस बीच में कई प्रकार की शारीरिक यंत्रणाएं, कई प्रकार की मानसिक यंत्रणाएं, कई प्रकार की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा। इसी समय लोग जो है आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या, जलन, चोरी, भूख के मारे, गरीबी, बीमारी इत्यादि कई तरह की जो यातनाओं के साथ दौर से लोग गुजर रहे थे। यहाँ तक कि जो मनुष्य का जो जीवन था, यहूदियों का जो जीवन था, वो ढोर ढंगर के समान, जैसे पशु जीव होते हैं, उसी तरह से पशु पक्षियों के समान जो है मनुष्यों का जीवन जो है वह हो गया था। वो पूरी तरह से अमानवीय जीवन जो है वो जी रहे थे। जर्मनी के शासक ने गैस चैम्बर, वो फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। एन फ्रैंक बताती हैं कि ये वैसे तो यह सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी में से एक है। इसमें एन ने अपने निजी अनुभवों को भी साझा किया है, लेकिन यह केवल एन के जीवन से जुड़ी हुई डायरी नहीं है, अपितु इसमें 60 लाख यहूदियों का जीवन जो है, उनके जीवन का भय, आतंक, इसका वर्णन जो है एन फ्रैंक ने बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। ये बताती है कि दो जो यहूदी परिवार थे, वो जब उनका शासन था, हिटलर का शासन था, तो उस समय किस प्रकार दो यहूदी परिवार एक गुप्त आवास में किस प्रकार जाकर के 2 वर्ष तक छिपे रहे, अज्ञातवास,
मतलब जिस स्थान का पता किसी का ना हो, किसी को ना हो कि इस यहाँ पर कौन रह रहा है या उसकी पहचान कोई ना जानता हो, तो वो अज्ञातवास होता है। तो एक आवास में 2 वर्षों तक जो 2 परिवार है वो छिपे हुए थे, जिसमें एक फ्रैंक का परिवार था, एन फ्रैंक भी उसमें थी। एक फ्रैंक परिवार था जिसमें माता पिता, 13 वर्ष की एन खुद स्वतः अपने थी, और उनकी एक जो बड़ी बहन थी उनका नाम था मार्गेट। 4 सदस्य जो है एन के परिवार में थे, माता पिता, एन स्वतः और उनकी एक बड़ी बहन। और दूसरे परिवार में जो थे वो वान दंपत्ति पति पत्नी थे, और उनका 16 साल का बेटा पीटर। 3 सदस्य थे, और एक 8वें सदस्य के रूप में उनके साथ जो अज्ञातवास में छिपने के लिए गए थे तो मिस्टर डसेल थे। ये सभी लोग, ये दोनों परिवार की बात हो रही है। ये दोनों परिवार जो है फ्रैंक साहब यानी एन फ्रैंक के जो पिता थे, फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले इन लोगों को ईसाई कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिला था। चूँकि अज्ञातवास में थे, किसी को अपनी पहचान, किसी के सामने अपनी पहचान बतानी नहीं थी, तो ऐसे समय में जो और सारे ईसाई लोग थे, और लोगों ने बहुत इनकी सहायता की अज्ञातवास के दौरान। जब ये लोग अज्ञातवास में छिपे हुए थे तो उन्होंने इनकी सहायता बहुत लोगों ने की, और ये लोग एक गुप्त एनेक्सी में जा कर के छिपे हुए थे। और किस प्रकार उन्होंने 2 वर्ष में क्या क्या महसूस किया, किस प्रकार की यातनाएं सही, इन सब का वर्णन जो है वह लेखिका ने किया है। यह जो डायरी है 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई। यह प्रारंभ हुआ था 2 जून 1942 से, और जो अंतिम बार इसमें लिखा गया था वो अगस्त 1944 तक की जो घटना है उसको क्रमबद्ध रूप से इसमें लिपिबद्ध किया गया है। 4 अगस्त 2 अगस्त तक लिखा गया। 4 अगस्त 1944 को किसी ने मुखबिरी करके, किसी ने सूचना देकर इन 8 लोगों को पकड़वा दिया। तो सौभाग्य की बात ये रही, सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कि यह डायरी जो है पुलिस के हाथों में नहीं लगी, और कुछ समय बाद 1945 में फरवरी या मार्च महीने में इनकी 1945 में एन की अकाल मृत्यु हो जाती है। कम समय में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये इनके पिता ऑटो फ्रैंक ने 1947 में ये जो डायरी थी, इस डायरी को प्रकाशित करवाया। ये डायरी क्या कही है, ये डायरी जो है, इस डायरी में एन ने कई चिट्ठियाँ लिखी हैं। और चिट्ठियाँ किसको लिखी हैं? चिट्ठियाँ एक जो है गुड़िया है जिसका नाम है, काल्पनिक नाम है किट्टी। यह गुड़िया जो है उन्हें जन्मदिन पर उपहार के तौर पर किसी ने दी थी। तो इस गुड़िया से जो एन फ्रैंक का जो है वो काफ़ी लगाव था। तो जितनी भी घटनाएं घटित होती रहीं एनेक्सी में अज्ञातवास के दौरान, वो सारी घटनाओं को यथावत जो है वह चिट्ठियों के माध्यम से किट्टी नामक गुड़िया को वह संबोधित करके सारी जो चिट्ठियाँ लिखती रहीं। इस डायरी में उन्होंने भय का जिक्र किया, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती हुई उम्र की तकलीफ़ें। चूँकि 13 वर्ष की थी जब ये अज्ञातवास में उनको रहना पड़ा, तो 13 वर्ष से जो आगे का कार्यक्रम चलता रहा, तो उस समय ये किशोरावस्था का दौर होता है। किशोरावस्था में काफ़ी तूफ़ान का काल कहा जाता है। काफ़ी हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो ऐसे समय की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा। और चूँकि लड़ाई का माहौल था, तो हवाई हमले हो रहे थे, आए दिन हवाई हमले होते थे, हर दिन पकड़े जाने का भय सताता रहता था। तो कई तरह के सपने जो थे, उनके सपने किस प्रकार चूर चूर हो जाते रहे, किस प्रकार दुनिया से पूरी तरह से अज्ञातवास में, पूरी दुनिया से अलग थलग होकर के, प्रकृति से कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक, हर प्रकार की पीड़ा को उनको जूझना पड़ा। हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सब कुछ सहा। इस डायरी को, ये जो डायरी है, यह डायरी जो है वह
यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का जो है जीवंत दस्तावेज है, एक साक्ष्य के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। अलग अलग दिन जो है एन ने अपनी किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करते हुए अलग अलग दिन जो है वह जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है पूरी घटना को थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने लिपिबद्ध किया है। तो सबसे पहले वो बताती हैं कि बुधवार 8 जुलाई 1942 के दिन क्या हुआ था। वो बताती हैं कि प्यारी किट्टी, मेरे जीवन में वो जो रविवार का दिन था, जो परिवर्तन आया उससे तुम परिचित नहीं होगी, लेकिन इन परिस्थितियों में मैं सुबह प्रारंभ से बताती हूँ कि मेरे जीवन में क्या क्या परेशानियाँ जो हैं वह आई। बताती हैं कि वो बालकनी में बैठी हुई थी, तो उनकी बहन मार्गरेट जो है वो धीमी धीमी आवाज़ से जो है आपस में बातें कर रही थी कि पता चला उन्हें नोटिस आई है, पापा को ASS यानी जो यातना शिविर था, जो हिटलर के सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जो यातना शिविर जहाँ पे बनाया गया था, वहाँ से एक नोटिस आई थी, बुलावा आया था। तो उनको बुलावा का मतलब क्या है, यातना शिविर में जाना। बिजनेस पार्टनर, पापा के बिजनेस पार्टनर और अच्छे मित्र वानदान को देखने गई थी। बुलावे के बात सुनकर मैं तो पूरी तरह से अवाक रह गई। तो दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी कि पापा के लिए बुलावा आया है और मम्मी भी घर पे नहीं थी। तो ये सब सोच करके हम लोग के लिए काफ़ी जो है कष्टपूर्ण परिस्थिति थी। बुलावे का मतलब ये होता है कि नारकीय जीवन, मतलब यातना शिविर में जाना है, तो यातना शिविर में जा कर के वहाँ पे किस किस तरह से उन्हें जो है समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह से ऐसे ही आपस में वार्तालाप चलता रहा। तो माँ जो है देख करके वहाँ से चली आई। आपस में वानदान दंपति आपस में बातचीत करते रहे। मम्मी बात करती रही कि घर में क्या आगे का क्या हम लोग कैसे प्लान किया जाए, कैसे यहाँ रहा जाए, सारी बातें आपस में कर रही थी। तभी अचानक पता चला कि ये जो बुलावा था वो पापा के लिए नहीं था, अपितु मार्गरेट के लिए था। तो ये सबसे और ज़्यादा जो है ये कष्टपूर्ण बात थी। ये सोचने के लिए हम लोग बहुत ही दुखी हो चुके थे। सबसे बड़ी प्रश्न था कि हम अज्ञातवास में कहाँ छिपेंगे, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो जैसे जैसे हमें बताया गया कि ऐसा ऐसा करो, सो मैंने जो है बैग में डायरी, कलर, रुमाल, स्कूली किताबें, कंघी, कुछ पुरानी चिट्ठियाँ, जो कुछ भी मैं थैले में समेट सकती थी सारा कुछ मैंने कर लिया। मिस्टर वान और मीएप को लेकर चले गए। मीएप आई और रात को फिर आने का वायदा करके चली गई। मतलब ये सभी लोग जो भी नाम दिए गए सारे लोग एन फ्रैंक के ऑफिस में काम करने वाले कार्यकर्ता लोगों के हैं। तो मीएप और जॉन गेज रात को 11 बजे आए। मीएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी, अतः पति पत्नी पापा के अच्छे मित्र थे। तो जो कुछ भी उनसे बन सकता रहा सारा सामान एक एक करके थोड़ा, क्योंकि एक साथ वो हम सारे साजो सामान ले करके जा नहीं सकते थे। तो जो भी उनके सहयोगी मित्र थे वो धीरे धीरे करके सामान को एक स्थान से अज्ञातवास की ओर ले जा रहे थे। और यहाँ तक तनावपूर्ण माहौल यहाँ इतना था कि हम लोग एक साथ जो है अपने जो है सारे सामान सूटकेस ले जा करके हम एक साथ जो है वह नहीं जा सकते रहे। तो बताती हैं इसी तरह कैसे कैसे करके हम लोगों ने सामान एकत्र किया और जितना ज़्यादा कपड़े पहन सकते रहे सारे कपड़े हम लोगों ने पैक कर लिए और सारा साजो सामान हमारा पैक हो गया। तो इस तरह से एक दिन जो है पूरा दिन जो है इस तरह से काफ़ी हमारा व्यस्ततापूर्ण जो दिन भी था। आगे लिखती है कि गुरुवार को 9 जुलाई को क्या हुआ। बताती है कि मैं, मम्मी पापा बड़े थैले और शॉपिंग बैग लेकर तेज वर्षा में भीगते हुए घर से निकले। हम कोई वाहन नहीं ले सकते थे। सुबह सुबह अपने काम पर जाने वाले लोग लाचार दृष्टि से हमें देख रहे थे। जब हम गली में पहुंच गए तब पापा मम्मी ने बताया कि हम लोग को पहले से ही पता था ये सारी बातें और हम लोगों ने प्लान किया था, हमने योजना बनाई थी कि 16 जुलाई को हम अज्ञातवास में जा कर के छुप जाएंगे। लेकिन चूंकि मार्गरेट के लिए पहले ही बुलावा आ गया तो इसलिए ना चाहते हुए भी हमें जाना पड़ा। इसके साथ साथ वो पूरा पापा का जो एन फ्रैंक के पापा की, मतलब जो एन के पापा की जो ऑफिस है, ऑफिस का पूरा जो है
कैसे कैसे ऑफिस का निर्माण हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं, सबका पूरा वर्णन करती है। बताती है पापा के ऑफिस की इमारत में छिपने के लिए जगह बनाई गई थी। ये एनेक्सी, जो गुप्त एनेक्सी की चर्चा की गई, वो गुप्त एनेक्सी इनके पापा के ऑफिस की ही है। पापा के ऑफिस में थोड़े से आदमी काम करते थे। उनको कुछ भी नहीं बताया गया था, वहाँ के लोग जो कार्यकर्ता थे उन्हें नहीं बताया गया था कि ये लोग यहीं पर छिपेंगे। इस इमारत में भूतल पर गोदाम है। भूतल यानी जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर गोदाम है। इसमें क्या है, इलायची, लौंग, काली मिर्च आदि पिसे जाते हैं। गोदाम से सटा हुआ एक बाहर का दरवाज़ा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। तो इंट्रेंस बताती कि कैसे यहाँ पर इंट्रेंस है, और वहीं से इंट्रेंस से ही लगी हुई सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों से चढ़ करके हम ऊपर की ओर जाते हैं, और जिस पर शीशे की खिड़की लगी हुई है, और मतलब हम अंदर से बाहर तो देख सकते हैं लेकिन बाहर वाले हमें नहीं देख सकते हैं, जिस पर कार्यालय लिखा हुआ है। इसी बड़े से कमरे के में दिन के समय बेप, मीप और मिस्टर क्लीनमैन काम करते हैं। एक छोटे से गलियारे में दम घोटू अंधेरे से युक्त एक छोटा सा कमरा जो है बैक ऑफिस है। यही मिस्टर कुगलर और वान दान बैठते थे। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलकर तंग गलियारे में 4 सीढ़ियां चढ़कर प्राइवेट ऑफिस है। यहाँ फर्नीचर, फर्श, कालीन, रेडियो, लैंप सब कुछ उत्तम है। बड़े से रसोई में हीटर और गैस के 2 चूल्हे हैं। पास ही शौचालय है। यह पहली मंजिल का नक्शा है। तो जो एन है वो अपनी किट्टी को पूरा जो है अपने पापा के ऑफिस की जो संरचना है, पूरी संरचना जो है उसकी व्याख्या करती हैं, और फिर बताती हैं कि नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारों से, गली से होकर के, जो गलियार है उससे होकर के दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से रास्ता गया है जो गली की तरफ खुलती है। सीढ़ियों से ऊपर बनी जगह पर हमारी गुप्त एनेक्सी, यानी जो दूसरा फ्लोर चलता है वहाँ पर गुप्त एनेक्सी जो है वह गुप्त रूप से बनी हुई है। गुप्त मार्ग में ऊपर पहुंचकर फ्रैंक परिवार का कमरा आता है। तो जो वहाँ पर जो वर्णन किया है कि कहाँ पर गुप्त एनेक्सी का पूरा वर्णन इसमें किया गया है कि गुप्त मार्ग में ऊपर पहुंचकर फ्रैंक परिवार का, यानी जहाँ पे एन फ्रैंक मम्मी पापा रहना था, वो कमरा था। एक छोटा सा कमरा हम बहनों का है। ऊपर गुसलखाना है, वॉश बेसिन है, शौचालय की व्यवस्था है। ऊपर के एक कमरे में गैस चूल्हा और सिंक, जो वानदान पति पत्नी का कमरा है। इस कमरे को कॉमन रूम मान लें तो पीटर वानदान के लिए एक छोटा सा कमरा बड़े रूम में मिला हुआ है। तो इस प्रकार वह पूरे ऑफिस की संरचना और अपने गुप्त एनेक्सी जहाँ पे ये लोग छिपे हुए थे उसका वर्णन एन फ्रैंक ने अपनी गुड़िया से किया। उसके बाद अगला जो पत्र उन्होंने लिखा, सो अगला पत्र शुक्रवार 10 जुलाई 1942 को लिखा। तो बताती है कि मेरी प्यारी किटी, मैं अपने पत्रों से यह बताना चाहती हूँ कि हम कहाँ आए हैं। पहले मैं अभी तक की अपनी बात बताना चाहती हूँ। जब ये लोग एनेक्सी से होकर के वहाँ पहुँची तो देखा कि मार्गरेट जो थी, वो की जो बड़ी बहन, वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी। जो वहाँ पर पहुँच करके जितने भी देखा ढेर सारे साजो सामान, जितने सामान थे सब भरे पड़े थे। छोटा सा कमरा था और कमरे में सामान जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। तो सभी लोग, अब चूँकि पूरा कमरा अव्यवस्थित था, तो सभी लोग मिल करके एक साथ लग करके कमरे को सबसे पहले व्यवस्थित किया। और वो लोग इतना थक गए थे कि उन्हें खाने तक का भी होश नहीं रहा। मंगलवार की प्रातः हमने पिछली रात छोड़े हुए काम को पूरा करने का प्रारंभ किया। और बताती हैं कि हम लोग चूँकि अज्ञातवास में रह रहे थे तो खुले रूप में अपने पहचान पत्र पर हम राशन इत्यादि को जो है वो नहीं खरीद सकते रहे। तो बेप और मीएप जो है हमारे लिए राशन कूपन ले जा कर के जो है हमारे लिए राशन की व्यवस्था जो है वो कर रहे थे। और दिन में हम लोगों ने ब्लैक आउट वाले जो पर्दे हैं वो लगा रखे थे ताकि बाहर की दुनिया से हमारा पूरी तरह से कोई वास्ता ना हो, प्रकृति से भी हमारा कोई वास्ता ना हो। पूरी तरह से हम दुनिया से कट चुके थे और इतना समय इस पूरी अव्यवस्था को, जो भी सामान फैले उसको समेटने में पूरा दिन जो है हमारा इसी तरह से बीत गया। आगे बताती है कि शनिवार को 28 नवंबर 1942 को क्या हुआ। 28 नवंबर 1942 में बताती है कि मेरी प्यारी किटी, इन दिनों हम राशन से ज़्यादा बिजली खर्च कर चुके थे। बताया कि ब्लैकआउट वाले कमरे लग गए थे, लाइट हम ऐसे जला नहीं सकते रहे, तो एकदम हम अंधेरे में रह रहे थे। लेकिन जब
दिन में रहता तो हम लोग को लाइट जितना अंधेरा होता कि हमें लाइट जलानी पड़ती, तो क्या है बिजली का खर्च बहुत ज़्यादा अरे होने लगा था। तो हमें ये हिदायत मिली थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजली का खर्च जो है वो नहीं करें, तो इसलिए हम लोग पढ़ भी नहीं सकते थे। तो किसी तरह से अपनी दैनिक क्रियाकलाप करके कुछ ऐसे हंसी मजाक आपस में चर्चा करके हम लोग जो है समय अपना पास कर रहे थे, समय अपना व्यतीत कर रहे थे। अगर चाह के भी हम 1 इंच भी पर्दा नहीं हटा सकते थे, अगर हटाते तो हो सकता है जो है कहीं से किसी को सूचना मिल जाती और वो हमें पकड़ करके ले जाते। तो हर वक्त हमें जो है इस बात का डर सताता रहता था। बताती हैं कि मैं मिस्टर डसेल के साथ जो 8वां प्राणी जिसके विषय में बताया कि ये जो डसेल थे ये इनसे के साथ कमरा शेयर करती। ये जो थे बाबा आदम के ज़माने, मतलब बहुत पुराने ख्यालों के ये व्यक्ति थे। तो पुराने ख्यालों के होने के नाते इनसे थोड़ा भी ऐन का जो है आपस में बनती नहीं थी। बहुत ही चुगलखोर थे, कोई भी छोटी छोटी बातों की रिपोर्ट उनके मम्मी को दे देते थे। और मम्मी जो है एक उपदेशिका की भांति, मम्मी उनके ऐन के दर्द को ना समझकर उपदेशिका की भांति उनको डांटने समझाने लग जाती थी। और लेकिन कहती थी कि इन सब चीज़ों से मुझे बचाने के लिए हमेशा वान दान जो है दंपति वो मुझे बचाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। जब भी देखती थी कि मम्मी बहुत डांट रही है तो हमें बुला लेती थी, तो इस तरह से छुटकारा मुझे मिल जाता था। बताती हैं कि जब पूरा परिवार, एन बताती हैं कि एक ही स्थान पर रहना है, चाह के भी हम यहाँ से जा नहीं सकते, और जब पूरा परिवार आपके में मीन मेख निकालने लगे, जब आपको कोई धुतकारने लगे, फटकारने लगे, और तो सबको सहना बड़ा कठिन हो जाता है। मैं कहती कि जब भी मैं जाके रात में सोते समय अपने कार्य की समीक्षा करती तो मुझे हंसी भी आती, कभी कभी रोना भी आता कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, क्या ऐसा करूं कि मैं परिवार की नज़रों में अच्छी बन सकूं। लेकिन कोई मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा दुख मुझे ये था कि यहाँ मुझे कोई समझने वाला नहीं था, और चूँकि कोई और रास्ता भी नहीं था, विकल्प भी नहीं था कि मैं यहाँ से छिप करके जा सकूं। शुक्रवार, अगला बताती है कि शुक्रवार 19 मार्च को क्या हुआ। 19 मार्च 1943, जिस दिन वो पत्र लिखती हैं, तो उस दिन की नहीं, उसके बीच में जो भी घटनाएं घटी थी उसका वर्णन 28 नवंबर 1942 से लेके 19 मार्च 1943 के बीच की जो भी घटनाएं घटित हुई तो उसके विषय में बताती। कहती है कि मेरी प्यारी किट्टी, अब हम लोगों को मतलब थोड़ी थोड़ी, और जो भी लोग हमारी सहायता कर रहे थे उनसे हमें थोड़ी थोड़ी जो है बाहर की दुनिया की न्यूज़ जो है समाचार हमको मिलता रहता था। तो उसे हमें पता चला कि टर्की जो है वो इंग्लैंड के पक्ष में आ गया है, और इसके साथ एक बैड न्यूज़ भी थी। वो न्यूज़ ये थी कि जो हमारे पास जो गिल्डर के नोट थे वो गिल्डर के नोट अब अवैध हो चुके थे। अब मतलब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, अब ये पूरी तरह से बेकार हो चुके थे। तो अब सबसे बड़ी समस्या थी कि इसको किस तरह से बदलवाया जाए। अगर बदलवाया नहीं जाएगा तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, तो राशन इत्यादि और सारा काम कैसे हो पाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही संकट, और हमारे साथ साथ और भी बहुत से परिवार थे जो अज्ञातवास में रह रहे थे, तो उनके लिए यह सबसे बड़ी समस्या थी। तो एक गियेज एंड कंपनी के पास 1000 गिल्डर के जो नोट थे वे आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिए जाए। अतः अभी तो खैर है। बताती हैं कि जो भी हमारे पास पैसे बचे हुए थे वो रेंट वगैरह देने में, बिजली का बिल इत्यादि देने के लिए वो निपटा दिए गए थे, तो थोड़ी बहुत हम लोग राहत की सांस में ले सकते रहे। इसी बीच में बताती हैं कि एक जो है रेडियो पर एक प्रसारण सुनाया जा रहा था, तो जिसमें एक हिटलर के पक्ष में एक जो सैनिक था उसने अपना पूरा बताया कि किस तरह से हमने जो है युद्ध लड़ा। तो रेडियो पर हिटलर के घायल सैनिक की बात हमने सुनी, तो उसने बड़े ही फ़क्र के साथ बताया कि मेरा नाम हैनरिक शापेल है, और उनसे पूछा गया कि आप जख्मी कैसे हुए, तो उसने जगह का नाम बताया, इस स्थान पे जख्मी हुए। बताया कि दोनों पाँव जो है बर्फ़ में जम जाने के कारण जो है वो उसे मतलब पूरा पैर जो है गल गया है। तो ये सब सुन करके बड़ा ही जो है कष्टपूर्ण माहौल था, और जो है जैसे कि तैसे जिसने एन ने सुनी थी पूरी जो कहानी जो थी, जो भी रेडियो पर प्रसारण होता, पूरी कहानी एन ने अपनी किट्टी नामक गुड़िया को सुना दी।
बताती हैं कि डेसेल से उनका पटता नहीं था, जब भी आए दिन नुक्ताचीनी जो उनकी बातों पर करते रहते थे। तो इसी तरह से एक एक दिन जो है वह गुजरता चला गया। उसके बाद बताती हैं अगला जो पत्र लिखती हैं गुड़िया को, वो है शुक्रवार 23 जनवरी 1944 को। क्या मुझे ऐसे ही घर में ऐसे ही साफ सफाई करते वक्त मुझे वंश वृक्षों और राजसी परिवार की वंशाली की तालिका में खासी रुचि हो गई। इसी खोज में तुम्हारे हाथ में रोचक जानकारियां लगेंगी। तो बताती हैं कि मैं साफ़ सफाई कर रही थी, तो मुझे एक जो राजघराने की पूरी वंशावली का पूरा मुझे एक चिट्ठी जैसा मिला है। तो उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ, पूरा विस्तृत व्याख्यान करके दिया हुआ है कि कई पुस्त दर पुस्त उसमें व्याख्या दी हुई है। तो यह जानकारी शायद तुम्हारे लिए जो है वह कुछ रोचक होगी। तो इस तरह से एक एक दिन जो है वह बीतता चला जा रहा था। बताती हैं कि मेरे पास जो पैसे रहते थे तो मैं उसमें फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें एकत्रित करती थी। सोमवार को मिस्टर कुगलर द्वारा फिल्म पत्रिका देखती। परिवार के लोग मेरे शौक़ को पैसे की बर्बादी मानते थे। वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टी के दिन फिल्म देखने जाती तो मैं पहले दिन ही उस फिल्म के नायक नायिका की समीक्षाएं मैं उन्हें बता देती। मेरी मम्मी कहती इसे सब याद है, अतः फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं होती। बताती कि जब भी मतलब मेरी रुचि को देख करके, मेरी अवस्था को देख कर कोई किसी से कोई लगाव नहीं रखता और मैं अपना समय एकांत में अकेले में बिताना चाहती थी। और ऐसे समय में मुझे जो पत्रिका मिलती मैं पत्रिका को पढ़ती रहती, पूरी जो है फिल्म की समीक्षा याद कर लेती। तो जैसे ही अगर लोग जाते पिक्चर देखने तो मैं उन्हें पहले ही स्टोरी सुना देती। तो माँ मुझे बहुत मेरे पे गुस्सा करती कि तुम्हें ये सारी चीज़ें पहले से याद रहती और पढ़ाई की बातें और सारी चीज़ें में तुम्हारा मन नहीं लगता। और मैं कभी अगर बाल बना के सुंदर दिखने के लिए मैं बाल बना के आती तो परिवार वाले कहते कि देखो ये फलाना एक्टर की नकल कर रही है। तो इससे मैं जो है पूरे पुनः गुस्से में आके मैं बाल खोल देती और इसी तरह से मैं समय अपना व्यतीत कर रही थी। तो मिला जुला के जो रोचक कोई प्रसंग जो है बताती हूँ उनके पास अब नहीं रह गया था, पूरी तरह से वो थक चुकी थी। आगे बताती हैं बुधवार 28 जनवरी 1944 का प्रसंग। बताती हैं कि जो है यहाँ पे मेरे पास और कुछ नया लिखने के लिए अभी नहीं बचा हुआ है। जो कुछ भी है वो सब नीरस हो चुका है। वही लोग हैं, वही लोग आपस में मिलजुल करके वही सारी बातें करते हैं। हम सभी लोगों को, जो भी 8 लोग हैं, सबको एक दूसरे की कहानियाँ किससे इतने याद हो चुके हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं किसी को टोकूं नहीं, लेकिन बार बार मतलब वही घिसी पिटी कहानियाँ सुन करके हम लोग जो है पूरी तरह से बोर हो चुके हैं। बीच बीच में कहीं डेसेल के द्वारा या किसी और के द्वारा हम लोग को, और जो अज्ञातवास में छिपे हुए लोग हैं उन लोग को किस प्रकार समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कौन किसकी सहायता कर रहा है, तो इन सब के बारे में जान करके थोड़ा हम लोग को खुशी मिलती और आपस में हम लोग आए दिन जो है इसकी जो है चर्चा करते रहते थे। तो इसके बाद अगला लिखती हैं कि बुधवार 29 मार्च 1944 को। बताती हैं कि मेरी जो प्यारी किटी, कैबिनेट मंत्री मिस्टर वोदके स्टीन ने लंदन में डच भाषा में डच में प्रसारण किया कि युद्ध जब ये समाप्त होने के बाद जो है जो कुछ भी युद्ध वर्णन करने वाली डायरियाँ हैं, पत्र हैं, इसका संग्रह किया जाएगा। और तब उसी समय एन ने विचार किया कि जब ये हो जाएगा तो मैं गुप्त एनेक्सी से निकलने के बाद मैं इसको छपवाऊँगी और लोग जो है इसके बारे में सुन करके बड़े उत्साहित होंगे। लोग सोचेंगे अरे ये तो जासूसी कहानी जैसा उन्हें लगेगा। बताती हैं कि उस समय इतना डर का माहौल था, लोग सहमे हुए थे। आए दिन जो है ब्रिटिश वायुसेना के 350 वायुयानों ने जो है 550 टन गोला बारूद बरसाया। तो हमारा घर घास की पत्तियों की तरह हिल रहा था, मतलब आए दिन गोला बारूद जो है वह बरसाया जा रहा था। यह बातें सुनने में अच्छी नहीं लग रही, लेकिन हम लोग को रोज़ रोज़ जो है यह सब झेलना पड़ रहा था। माहौल इतना ख़राब हो गया था कि चोरी करना ये आम बात हो गई थी। यहाँ के लोग नैतिकता अपनी पूरी तरह से त्याग दिए थे, सब भूखे बेहाल थे। किसी को कपड़े नहीं थे, किसी के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी। जो कुछ भी सार्वजनिक जो चीज़ें थी उसको भी लोग चोरी करने में किसी तरह का कोई
ये जो है कोई परहेज नहीं करता था। सबने अपनी नैतिकता जो है, लगभग सबने अपनी नैतिकता जो है वो त्याग दी थी। इसके बाद बताती हैं कि मंगलवार 11 अप्रैल 1944 को क्या हुआ। ये इस दिन इन्होंने इस घटना को लिखा। उसके साथ इस दिन की बात नहीं है, ये पूरे जो जितना लंबा समय बीता उस लंबे समय की पूरी स्टोरी को, पूरी कहानी को उन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो बताते कि शनिवार का दिन था और हम लोग बैठे हुए थे, अचानक से तेज़ गोलाबारी शुरू हुई और आपस में पता चला कि जो है कुछ सेंधमार जो हैं वह आ गए हैं और किस तरह से दरवाजे पर दस्तक देकर के दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बैठे हुए थे और उसी समय पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने आया था और हम लोग 5:15 बजे 6 तक हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। 7:15 बजे रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोजाई संगीत बज रहा था। पीटर ऊपर अटारी पर एक पेटी पर बैठ गया। पेटी छोटी थी, अतः दोनों बहुत सट करके बैठ करके गाना सुन रहे थे। तो बताती हैं कि पीटर से उसका बहुत गहरा थोड़ा लगाव था, तो पीटर से ही वो अपना गम थोड़ा साझा करती थी। बाकी परिवार से किसी से खास कोई बनती नहीं थी और चूँकि किशोरावस्था थी, बहुत सी परिवर्तन, शारीरिक मानसिक हर तरह के परिवर्तन हो रहे थे, कोई उनकी बात को समझने वाला नहीं था। तो वह अपने मन की बात जो है पीटर के साथ थोड़ा सा हल्का करना जो है वह अच्छा समझती थी। इसी समय बताती हैं कि इसी समय जो है आक्रमण जैसा हो गया और जो है शायद सेंधमार थे, तो सब लोगों को बोल दिया गया कि महिलाएं ऊपर रहेंगी और पुरुष लोगों ने पूरा जा कर के मोर्चा संभाला। तो कैसे कैसे कर करके हम लोग जो है अपनी उस दिन हम लोगों ने किस प्रकार हमने अपने जान बचाई, ये हमारे लिए बड़ा ही, उस दिन हम लोग के लिए बड़ा ही कष्टपूर्ण दिन था। बताती कि पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था कि 2 धमाके हो गए, बहुत तेज़ से धमाका हुआ। गोदाम का जो आधा दरवाज़ा था वो पूरी तरह से गायब हो गया। जो भी गार्ड्स वगैरह थे सभी सचेत हो गए कि ऐसा लगा कि सेंधमार आ गए हैं। अब पुलिस के भय से सेंधमार भाग गए। फाटक दोबारा लगा दिया गया, किंतु सेंधमार ने फाटक फिर गिरा दिया। सेंधमार पूरी तरह से ढीठ हो चुके थे और फिर वानदान ने कुल्हाड़ी को जोरदार से फाटक पर पटका तो एक आदमी और एक पुलिस की भूमिका में एक आ गए। तब मर्द लोगों ने ऊपर पहुंचकर अपने आप को केस में पीछे छिपा लिया। मतलब स्थिति इतनी भयानक थी कि लोगों को न चाहते हुए भी जा करके अपने पुरुष लोग जो थे अपने आप को जान बचाने के लिए सूटकेस में जा करके छिपाना पड़ता था। आगे लिखती है कि 15 जो है मंगलवार 13 जून 1944 को क्या हुआ। मतलब उस दिन उससे बीच का जो है वो बताती है कि उस दिन मेरा बर्थडे था और मैं 15 वर्ष की हो गई थी। तो मुझे ढेर सारे उपहार मिले। ढेर सारे उपहारों में बहुत सी चीज़ों का वो जिक्र करती हैं, बेल्ट, रुमाल, जैम, बिस्किट, ब्रेसलेट, बहुत सी चीज़ें उन्हें मिलती हैं। सो इस तरह से वह जो है बहुत ही उस दिन उत्साहित थी। कल चर्चिल जो थे वो आर्मोन और उन फ्रांसीसी गांव में गए थे जो ब्रिटिश के कब्जे से मुक्त हो गए थे। चर्चिल को डर नहीं लगता, वो जन्मजात जो है वह बहादुर व्यक्ति है। बताती कि जो ब्रिटिश जो है वह सहायता करना चाहता है। वो चाहता है कि जो है लोगों की धारणा ये है कि ब्रिटिश वाले जो हैं वह जर्मनी ये हॉलैंड की सहायता करें और हॉलैंड की सहायता करने के बाद सब कुछ छोड़ करके हमें हॉलैंड सौंप करके और अपना जो है वह चले जाएं। वो इतना नहीं समझते कि ब्रिटेन वाले, जो ब्रिटेन के लोग हैं, वो लोग हमारे रक्षक, इस समय हमारे लिए रक्षक बन के आए हैं और जो ये जर्मन वाले जो हैं वो एक तरह से आक्रांता हैं। वो हमारे ऊपर जो है अपनी ताकत के बल पे, जोर ज़बरदस्ती के बल पर जो है हमें जो है परेशान करते हैं। तो इस तरह से अपनी इच्छाओं को, विचारों को डांट फटकार में वो डूबी रहती। मैं अपनी कमज़ोरी जानती हूँ कि उनको खुद बदलना चाहती हूँ। बताती कि वहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता, हर बात पे मीर में एक निकाली जाती, मेरे कपड़ों को लेकर के कमेंट किया जाता परिवार के द्वारा। तो मुझे ये सब चीज़ें थोड़ी भी अच्छी नहीं लगती। बहुत बार बताती कि बहुत बार मैंने प्रयास किया अपने आप को बदल सकूं, लेकिन मैं चाहकर भी मैं अपने आप को बदल नहीं पाती हूँ। और बताती हैं कि मैं जिस तरह से पीटर को पसंद करती हूँ उस तरह से पीटर मुझे पसंद नहीं करता। पीटर मतलब जैसे मैं उसके प्रेम में पागल हूँ, दीवानी हूँ, उस तरह पीटर मुझे उस निगाह से, उस दृष्टि से मुझे नहीं देखता।
बताती हैं कि मैं उसके लिए प्रेम में दीवानी हूँ, उसे न मिलने पे मैं परेशानी सी महसूस करती हूँ। वह एक अच्छा है, एक अच्छा लड़का है, लेकिन जैसे मैं अपने खुले दिल से अपनी हर बात उससे शेयर करती हूँ, बताती हूँ, वह उतना जो है मेरे सामने उतना मुखर रूप से अपने मन की बात को नहीं कहता। तो कहती हैं कि वह अपने हृदय की बात को सब कुछ मुझसे नहीं बताता और वह एक घुन्ना है। मैंने और पीटर ने अपने चिंतनशील दिन एनेक्सी में बिताए। हम भूत, वर्तमान, भविष्य की बातें करते। मैं काफ़ी समय तक बाहर नहीं निकली। मैं प्रकृति का आनंद लेना चाहती थी। एक दिन गर्मी की रात 11:30 बजे मैंने चांद देखने की इच्छा की, किंतु चांदनी की तीव्रता के कारण खिड़की नहीं खोल सकी। आखिर एक दिन मैं बरसात के समय खिड़की खोलकर तेज हवाओं और बादलों की लुका छिपी को रात में देख रही थी। यह अवसर 1.5 बरस में पहली बार मिला था। प्रकृति के सौंदर्य के आनंद के लिए अस्पताल और जेलों में बंद व्यक्ति तरसते हैं। आसमान, बादलों, चांद, तारों को देखने में मुझे आशा और शांति मिलती। यह शांति की रामबाण दवा है। प्रकृति के वरदान की समानता कोई और नहीं कर सकता, किंतु मुझे यह अवसर बहुत कम मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता से ज़्यादा होने के कारण औरतों पर शुरू से ही शासन किया है। वह प्रकृति का चित्रण करती हैं कि वह चाह कभी प्रकृति से काफ़ी कटी हुई हैं और वह एकांत में प्रकृति के बीच में अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह अवसर नहीं मिल पाता। इसके साथ साथ बताती हैं कि पुरुष किस प्रकार महिलाओं पर अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है, किस प्रकार अपना अधिकार जमाता है और ना चाहते हुए भी महिलाओं को जो है उनकी बात को माननी पड़ती है। और पुरुष समझते हैं कि महिलाएं जो हैं वह केवल बच्चा पैदा करने वाली मशीन के समान है। उतनी छोटी बालिका की जो सोच है, उस सोच को बड़े ही वो सोच जो है बहुत विचारात्मक जो सोच है, उस सोच को हम एक दार्शनिक के रूप में समझ सकते हैं कि वो बताती है कि किस महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, यथावत जो सम्मान मिलना चाहिए, वह सम्मान उन्हें प्राप्त नहीं होता। उन्हें केवल बच्चा पैदा करने की मशीन के रूप में ही जाना जाता है। जिस प्रकार सैनिकों को जो दर्द होता है, कष्ट होता है, उसी तरह इन्हें भी वो कष्ट, महिलाओं को भी उतना ही कष्ट होता है जब वो बच्चा पैदा करती हैं। उनकी सारी खूबसूरती जो होती है वो लुप्त हो जाती है। वो पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती है, लेकिन जितना सम्मान महिलाओं को मिलना चाहिए उतना सम्मान उन्हें नहीं मिलता। और उन्हें केवल ये कहती हैं कि मैं यह नहीं कहती कि औरतों को बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, उन व्यक्तियों की मैं कड़ी निंदा करती हूँ जो औरतों के योगदान को जो है महत्व नहीं देते। मैं श्री पोल द क्रूइफ से पूरी तरह से सहमत हूँ कि सभ्य समाज, मतलब आगे जो आधुनिक दौर आएगा, सभ्य समाज में औरतों को बच्चा पैदा करना अनिवार्य काम नहीं होगा। मतलब ये उनकी इच्छा पे होगा कि अगर वो चाहें तो बच्चा पैदा कर सकती हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह से कोई बाध्यता नहीं होगी। औरत के समान इस कष्ट से पुरुषों को कभी नहीं गुजरना पड़ता। मैं सोचती हूँ अगली सदी तक यह मान्यता बदल चुकी होगी। बच्चा पैदा करना औरतों का ही काम नहीं, और औरतों को भी सम्मान जो है वह मिलना चाहिए। इस प्रकार इस पाठ में जो एन फ्रैंक हैं अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्त अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया। किस प्रकार किशोर अवस्था में तनाव का समय होता है, किस प्रकार परिवर्तन होता है, इसका वर्णन इसमें बताया। इसके साथ साथ युद्ध में क्या युद्ध की विभीषिका थी, उस पूरे युद्ध की विभीषिका का वर्णन किया, किस प्रकार लोग आतंकित थे, इसका वर्णन किया। इसके साथ साथ वो बताती हैं कि जो लोगों की विचारधारा है, लोगों की जो धारणाएं हैं महिलाओं के प्रति, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, उसे किस प्रकार उसमें सुधार की आवश्यकता है। और अंततः क्या है, किसी की सूचना पर, किसी ने बता दिया तो किसी की सूचना पर इन लोगों को, सभी 8 लोगों को जो है वह पकड़ लिया जाता है और वह यातना शिविर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब आज़ाद होने के बाद पिता ने 1947 में इनकी जो चिट्ठी थी, चिट्ठी को डायरी के रूप में, डायरी का रूप प्रदान किया, तो बाद में यह काफ़ी लोकप्रिय हुई, द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से। तो बहुत ये चर्चित डायरी है, तो इसको आपको समय मिले तो इंग्लिश भाषा में है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और इसको हिंदी में जो भी आपकी काफ़ी लंबी, यह जो है पूरी लंबी कहानी है, लंबी कहानी के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन आप जो छोटे छोटे
पैराग्राफ के रूप में, गद्यांश के रूप में अध्ययन करेंगे तो आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग पुनः बुक से इसको अध्ययन करेंगे और जो भी बातें होंगी आप लोग लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।